हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। आज हम हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे बेस्टाइल गिर गई, लोगों ने फेडरल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया और एक नए दौर को शुरू किया जहां पर पब्लिक अपनी आवाज उठा सकती है, अपने विचार रख सकती है। और अब सवाल ये है कि फ्रांस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या किंग ही सब कुछ कंट्रोल करेगा या अब पावर होगी नेशन के पास? इसका जवाब है हमारा आज का टॉपिक, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि फ्रांस का जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना और किंग की पावर कैसे लिमिटेड हुई। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, रिवॉल्यूशन का जो पहला झटका है वो लग चुका था। लुई 16 की जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी कि किंग की ही पावर होगी सब जगह, जो किंग बोलेगा वही फाइनलाइज होगा, ये पावर ये हिल चुकी थी। नेशनल असेंबली ने एक एक करके हर तरफ पुरानी जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि गांव के जो छोटे छोटे किसान हैं उन्होंने बड़ी हवेलियों में रहने वाले लोगों पर हमला शुरू कर दिया था और नेशनल असेंबली के अलग अलग डिसीजंस ने भी एब्सोल्यूट मोनार्की को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। कैसे? 4 अगस्त 1789 फेडरल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया। 26 अगस्त 1789 डिक्लेरेशन ऑफ राइट फॉर मैन एंड सिटीजन्स जारी हुआ, जिसमें हमारी इक्वालिटी, लिबर्टी और राइट्स की बात की गई कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबके पास इक्वल राइट है। अब आगे सवाल ये था कि सिर्फ पुराना सिस्टम तोड़ना ही इनफ होगा या फिर एक नया पॉलिटिकल सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। यहीं से फोकस पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब लड़ाई थी ओल्ड रिजीम के डिस्ट्रक्शन से हटकर न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर की क्रिएशन की। पुरानी जो जंजीरें हैं उनको हमने खत्म तो कर दिया, लेकिन अब नया भी तो कुछ लाओ। तो उस चीज का अब बहस चल रही थी कि नया क्या कर सकते हैं। यानी अब काम क्या था, फ्रांस को मॉडर्न प्रिंसिपल्स पर चलाने का, कि कानून सबके लिए बराबर हो, राजा की पावर हो पर लिमिटेड हो, हर कुछ ही राजा कंट्रोल नहीं करेगा, कुछ पावर नेशन के पास भी होनी चाहिए ताकि जनता के जो राइट्स हैं, ताकि सिटीजन्स के जो राइट हैं वो सेफ हो सके, सुरक्षित हो सके। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है शिफ्ट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ पहला कदम। तो बच्चों, क्या हुआ था फ्रांस में राजतंत्र यानी मोनार्की को क्या करना चाहिए, ये बात उठ रही थी काफी टाइम से कि हाँ मोनार्की बन गई, सब कैसे क्या डिसीजन वो ले सकते हैं, किस तरीके से उन्हें क्या काम करना चाहिए। तो नेशनल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि किंग को पूरी तरह हटा देना भी ठीक नहीं है, लेकिन उसकी पावर जो पहले ये था कि सब कुछ ही किंग डिसाइड करेगा, अपोज कोई नहीं कर सकता, जो भी रूल्स हैं वो भी किंग बनाएगा, जो भी लॉज इम्प्लीमेंट करने हैं वो भी किंग करेगा, उस पावर को अब लिमिट में कर देना चाहिए। क्या हुआ, नेशनल असेंबली है जो उन्होंने डिसाइड किया कि राजा को पूरी तरह हटा देना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी पावर को लिमिट करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई उन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब क्या हुआ, राजा पहले की तरह सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, कानून बनाने की, जो लॉज बनाने की जो पावर है वो अब असेंबली में कौन लोग होंगे, जो जनता के द्वारा चुने गए लीडर्स हैं वो उन लोगों के पास होगी। राजा सिर्फ कानून लागू करेगा और सेरेमोनियल काम करेगा, जैसे किसी को कोई रिवॉर्ड देना हुआ या फिर ऑनरेबल प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं ये सब मैनेज करेगा। असली जो पावर होगी, रियल जो पावर होगी वो सॉवरेनिटी यानी नेशन मीन्स जनता के पास होगी। क्या बेनिफिट होगा इससे? राजा होगा भी और नहीं भी, मीन्स राजा है तो सही लेकिन बॉस नहीं है, जनता की वॉइस रूल करेगी। अब जो जनता ने लीडर अपने वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करे हैं वो अब अपने पूरे किंगडम पर, अपने पूरे फ्रांस पर रूल करेगी। तो बच्चों, ये था फ्रांस का पहला कदम डेमोक्रेसी की तरफ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो बच्चों, हमने अभी देखा कि फ्रांस के राजा की जो पावर्स हैं उनको लिमिट करके बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन अब सवाल आया कि राजा की पावर लिमिट करने के बाद देश चलेगा कैसे, और यहीं से आया फ्रांस का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 सितंबर 1791 को इसको अडॉप्ट किया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे को दिए हुए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेपरेशंस ऑफ पावर। इसमें क्या है देखो, आप सबको पता है फ्रांस में पहले राजा के पास ही सारी पावर थी, लॉज भी राजा ही बनाता था, उन्हें लागू करना है वो भी राजा ही कर सकता था, और खुद कानून का फैसला कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है या कैसे नहीं करना, ये सारी पावर्स अकेले राजा के पास थी। क्या मतलब है इसका? बॉस राजा है हर चीज का, अगर राजा चाहे तो अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकता है।
नए कानून बना सकता है, पहले वाले कानूनों को अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग रद्द भी कर सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का मानना था कि एक आदमी के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए पावर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तीनों पावर्स जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशरी पावर। आइए इन पावर्स को एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर, मीन्स नेशनल असेंबली। इनका काम क्या था? कानून बनाना। पहले तो सब कुछ राजा करता था, कानून खुद बनाना, खुद उनको लागू करना, अगर कुछ गलत है तो उनको दोबारा से रद्द करके कुछ और लागू कर देना। लेकिन 1791 के बाद जो कानून बनाने का काम है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के पास है। इस डिपार्टमेंट में कौन पीपल इंक्लूड होते हैं? वो लोग जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, मीन्स वोटिंग के थ्रू जो पर्सन इलेक्ट होता है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अब क्या है, राजा हमारा कोई भी कानून नहीं बना सकता, जो भी कानून बनेंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पीपल्स मिलके बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझो, आप लोग एक स्कूल में एक कमेटी बनाते हो जो रूल्स डिसाइड करती है ना। आपने एक कमेटी बना दी, इस कमेटी का काम है अब से जो भी रूल्स होंगे स्कूल को लेके कमेटी डिसाइड करेगी। तो बस यही काम अब हमारी नेशनल असेंबली करती है। नेक्स्ट देखो, एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स किंग और मिनिस्टर्स। इनका काम क्या था? कानून जो बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा, जो भी कानून बनाए गए हैं इन सभी कानूनों को लागू करना। राजा और जो मिनिस्टर्स हैं वो बस रूल फॉलो करते हैं, अपनी मर्जी नहीं चलानी। बस हाँ भाई आपको क्या है, आपका काम क्या है, सिर्फ आपको जो कहा गया ना उस चीज को फॉलो करना है। राजा के पास सिर्फ एक टेम्पररी वेटो था, मतलब लॉज जो बनाए गए हैं अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उस चीज को वो थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता, बस थोड़े टाइम के लिए। ये है कि आज इम्प्लीमेंट करना है, कि आज लागू करना है, तो वो उसको परसों पे या उससे नेक्स्ट डे पर टाल सकता है। बस मैंने आपको अभी एक टर्म यूज की, वीटो पावर। क्या मतलब होता है एक बार ये देख लेते हैं पहले। वीटो पावर का मतलब होता है मना करने का अधिकार। जब किंग के पास वीटो पावर होती है तो इसका मतलब ये है कि नेशनल असेंबली या फिर पार्लियामेंट अगर कोई लॉ, अगर कोई कानून पास करे तो किंग के पास उस लॉ को रिजेक्ट करने का राइट होता है, दैट इज वीटो पावर। एग्जाम्पल से समझो, स्कूल में एक नई हॉलीडे पॉलिसी लाई गई है, ठीक है। किंग ने बोला नहीं ये पॉलिसी मुझे सही नहीं लगती, इसीलिए मैं इसे रोक सकता हूँ, ठीक है। किंग उस पावर का यूज करके, मीन्स किंग वीटो पावर का यूज करके उस पॉलिसी को रोक सकता है। वीटो पावर हमारी दो तरह की होती है, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर एंड नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो पावर। एब्सोल्यूट मीन्स किंग जो है वो लॉ को पूरी तरीके से रोक सकता है, कि एक बार अगर किंग ने बोल दिया कि ये चीज नहीं हो सकती, बस उसके आगे कोई डिस्कशन, कोई कुछ बात करने जैसा टॉपिक ही नहीं रह जाता। किंग ने एक बार बोल दिया तो बात खत्म, टॉपिक यहीं क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंसिव वीटो। इसका क्या मतलब होता है? किंग टेम्पररी किसी डिसीजन को रोक सकता है। आपने कोई डिसीजन, कोई पॉलिसी लागू की, अगर किंग को उसमें कुछ लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए तो टेम्पररी वो उस चीज को रोक सकता है। लेकिन अगर असेंबली दोबारा अप्रूव करे उस पॉलिसी को कि नहीं ये ठीक है, तो वो चीज जो वो पॉलिसी हमारी लागू हुई है वो हमारी बन जाएगी कानून। उसके बाद किंग इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। देखो दोबारा समझो, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? टेम्पररी रोक सकता है किंग किसी भी डिसीजन को, कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट या फिर नेशनल असेंबली के थ्रू कोई डिसीजन लिया गया है तो जब किंग उस डिसीजन को टेम्पररी रोक सके, दैट इज सस्पेंसिव वीटो पावर। टॉपिक के अकॉर्डिंग देखो, जो 1791 का जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था, जो फ्रांस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अकॉर्डिंग किंग के पास थी हमारी सस्पेंसिव वीटो। मतलब किंग किसी भी डिसीजन को टेम्पररी तो रोक सकता था, लेकिन अगर असेंबली ने दोबारा उस लॉ को पास कर दिया, दोबारा वो पॉलिसी लागू कर दी, तो वो कानून बन के रहेगा। उसके बाद किंग उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आगे आपको समझ वीटो पावर क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा है जुडिशरी पावर। इनका काम क्या है? कानून का फैसला करना, मीन्स जजमेंट देना। कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई कन्वर्सेशन है, कोई कन्फ्लिक्ट है, उस पे जो जजमेंट देने का काम है ना वो करेगी हमारी जुडिशरी, मीन्स न्यायिक समीक्षा। जजेस पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, कोई उन पे दबाव नहीं डाल सकता कि आप मेरे हक में फैसला लो या जो मैं कह रहा हूँ वही आप सबको कहो, मानने के लिए फोर्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जजेस पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी अनफेयर रूलिंग नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देखो, अगर आपने कोई रूल तोड़ा और अगर जज ने डिसाइड कर लिया कि आपको पनिशमेंट होगी,
तो पनिशमेंट होके रहेगी, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। कोई प्रिंसिपल स्कूल का या फिर कोई स्कूल का टीचर उसे नहीं रोक सकता। अगर एक बार जज ने बोल दिया कि इसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी तो आपको पनिशमेंट मिलके ही रहेगी। एक बिल्कुल सिंपली वे बताऊं आपको, लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है मीन्स नेशनल असेंबली, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉज को लागू करता है मीन्स किंग और मिनिस्टर। नेक्स्ट है जुडिशरी मीन्स जो लॉज की सही जजमेंट देता है मतलब जजेस। इसका क्या बेनिफिट हुआ कि अब कोई भी सिंगल पर्सन सबका बॉस नहीं है, सबकी पावर्स अलग अलग है। अब्यूज ऑफ पावर मीन्स पावर का मिसयूज ये बहुत कम हो गया। इससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी है वो और ज्यादा फेयर और ज्यादा मजबूत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमें क्या दिया गया है, किंग पावर्स लिमिटेड। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, पहले राजा के पास एब्सोल्यूट पावर थी, वही कानून बनाएगा, खुद ही उसे लागू करेगा, खुद ही हर तरीके के फैसले लेगा, मतलब राजा जो चाहे वो करता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, राजा की पावर को लिमिट कर दिया गया। किंग्स पावर लिमिटेड का सीधा सीधा मतलब ये है कि किंग अब खुद कानून नहीं बना सकता। कानून बनाने का काम अब नेशनल असेंबली को करना है, राजा सिर्फ उन्हें फॉलो करेगा। एग्जाम्पल देखो, स्कूल में प्रिंसिपल खुद रूल डिसाइड नहीं करेगा, जो कम्युनिटी बनाई गई है, जो कमेटी बनाई गई है रूल्स के लिए, वही उसे डिसाइड करेगी। इसी में आगे हमें सस्पेंसिव वीटो पावर बताई गई है। ये मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि राजा कुछ कानूनों को थोड़े समय के लिए रोक सकता है, मीन्स टेम्पररी किसी चीज को वो होल्ड कर सकता है, लेकिन परमानेंटली होल्ड नहीं कर सकता। और अगर दोबारा असेंबली ने उस लॉ को पास कर दिया तो वो कानून बन के रहेगा। आगे है जो किंग है, जो राजा है, अब वो किंग ऑफ द फ्रेंच है, मीन्स फ्रेंच का राजा तो है लेकिन डिवाइन रूलर नहीं है, मीन्स बॉस नहीं है। मतलब अब राजा रूल तो करेगा लेकिन जो असली पावर है, रियल पावर है, वो है जनता के पास, नेशन के पास। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा न्यू पॉलिटिकल प्रिंसिपल, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द नेशन। देखो फ्रांस में पहले सारी पावर राजा के पास थी, कानून बनाना, लागू करना, फैसले लेना, सब कुछ। लेकिन अब सत्ता जनता के पास है, मतलब जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो जनता की है, नेशन की है। क्या मतलब है इसका, अब जो रियल पावर है, असली पावर है, वो राजा के पास नहीं बल्कि पब्लिक यानी जनता के हाथों में है। जो भी लॉज बनेंगे वो जनता और उनकी नेशनल असेंबली यानी रिप्रेजेंटेटिव वो डिसाइड करेंगे। किंग अब सिर्फ सिंबल रह गया था, मीन्स राजा बॉस नहीं था, उसका रोल सिर्फ सेरेमोनियल रह गया था, मीन्स कोई जो ऑनरेबल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो अरेंज करना उसका काम रह गया था। मतलब जैसे कोई मैस्कोट या फिगर हेड होता है ना, जो रिप्रेजेंट करता है सब कुछ, मीन्स कर रहा है हाँ, लेकिन उसका कोई भी डिसीजन मायने नहीं रखता। जो सारे डिसीजंस होते हैं वो जनता लेती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, जो है वो अब डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। जनता वोट करेगी, वोटिंग के थ्रू वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करेगी और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उन्हीं के डिसीजन से अब देश चलेगा। मतलब राजा रूल नहीं करेगा, रूल कौन करेगा, जनता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिटीजनशिप, एक्टिव एंड पैसिव। क्या मतलब है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने सिटीजन्स को दो हिस्सों में बांटा। फर्स्ट वन इज एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स क्या होता है, जो मेल कैटेगरी है, मेल मेंबर जिनकी एज 25 ईयर से अबव है और जो 3 दिन की मजदूरी जितना टैक्स दे सकते हैं, मीन्स आपकी 3 दिन की जो अर्निंग है उतना टैक्स आप दे सकते हो। इन्हें वोट करने का राइट था। वोट देने का राइट अगर आपको है, मीन्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी समझो, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप भागीदार हो किसी भी डिसीजन में। अगर आपने वोट करके किसी लीडर को इलेक्ट किया और वो कोई डिसीजन ले रहा है, मीन्स आपका भी तो उस डिसीजन में योगदान हुआ ना, चाहे डायरेक्ट आपने नहीं लिया लेकिन आपके ही चुने किसी बंदे ने वो डिसीजन लिया। तो ये तो वोट करने का राइट किनको था, जो मेल मेंबर 25 ईयर से अबव थे और जो 3 दिन की सैलरी जितना टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैसिव सिटीजन, इसमें इंक्लूड थी हमारी वुमेन्स और जो बाकी लोग जो ना ही 25 साल से अबव थे, ना ही 3 दिन जितनी मजदूरी का टैक्स दे सकते थे, ये सब इसमें इंक्लूड थे और इन्हें वोट करने का कोई राइट नहीं था। मतलब जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं इसमें इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था। इट्स कॉल्ड पैसिव सिटीजन। नेक्स्ट है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अब कानून सबके लिए एक जैसा था। जो क्लर्जी हैं या नोबिलिटी पीपल्स हैं या फिर जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस जिनको मिले हुए थे वो सब अब खत्म हो गया। कोई क्लर्जी पीपल ऐसे नहीं है जो चर्च वाले लोग होते हैं या फिर नोबिलिटी जिनमें रिच पीपल्स वगैरह आते हैं।
अब इन सबको भी टैक्स देना होता था, और जबकि पहले रूल क्या था, टैक्स सिर्फ कॉमन पीपल्स जो है वही देंगे। लेकिन अब ऐसा कोई भी रूल नहीं था। जितने भी स्पेशल प्रिविलेजेस थे, जितने भी विशेषाधिकार थे, उन सबको खत्म कर दिया गया था। रिच हो, पुअर हो, कानून सबके लिए बराबर है। एग्जाम्पल देख, पहले अगर कोई नॉबल मिस्टेक करता था ना तो उसे बहुत ही हल्की सजा मिलती थी। लेकिन अब अगर कोई भी रिच हो या फिर पुअर हो, अगर उसने कानून तोड़ा तो पनिशमेंट सेम होगा। जैसे कि अगर कोई रिच पर्सन है, उसने किसी का मर्डर कर दिया और उसकी सजा है 6 साल, तो उसको भी वो 6 साल मिलेगी। और अगर किसी गरीब पर्सन ने वो मर्डर किया है तो उसको भी सजा 6 साल मिलेगी। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक सेपरेशंस ऑफ पावर। आ गया समझ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ द किंग। चलो समझते हैं किंग लुइस 16 का जो रोल था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वो क्या था। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 आया तो जो किंग लुइस 16 थे, इन्होंने इसको फॉर्मली एक्सेप्ट किया। हाँ चलो ठीक है, मतलब सिर्फ दिखाया था कि वो जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उन सबको मानने के लिए किंग तैयार है। लेकिन अंदरूनी बात क्या थी, किंग बिल्कुल भी खुश नहीं था इस चीज से। क्यों? क्योंकि उसे अपनी एब्सोल्यूट पावर मीन्स कि सारे किंग के पास ही रूल होंगी, सारे डिसीजन बनाना, लॉज बनाना, कुछ इम्प्लीमेंट करना, ये सारी पावर्स पहले राजा के पास थी, जो कि अब खत्म हो गई थी। तो इसीलिए राजा खुश नहीं था, क्योंकि उसे अपनी एब्सोल्यूट पावर खोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देश से भागने की भी कोशिश की अपनी फैमिली के साथ जून 1791 में, जिसे बोला गया फ्लाइट टू वेनिस। इससे जनता का जो भरोसा है वो राजा को लेके और भी ज्यादा कम हो गया। राजा की ये कोशिश जनता को पता चल गई कि भाई ये तो भागने की फिराक में है, भागने की प्लानिंग कर रहा है, तो लोगों का जो ट्रस्ट है राजा को लेके वो और भी ज्यादा डगमगा गया। सिंपली बताऊं तो राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट तो किया था, बट इंटरनली वो बिल्कुल खुश नहीं था इस चीज को लेकर। किंग ने देश छोड़ने की भी कोशिश की, जिससे लोगों के प्रति जो राजा के लिए ट्रस्ट था थोड़ा बहुत, वो और भी ज्यादा खत्म हो गया। अब राजा सिर्फ एक सिंबॉलिक लीडर था कि हाँ भाई ये हमारा किंग है, लेकिन असली जो रूलिंग थी, असली जो रूल था वो जनता करेगी। अब लास्ट पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस। क्या है इसमें? 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंस, यानी ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे फर्स्ट तो इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गई थी, सबसे बड़ा चेंज यही था। कॉन्स्टिट्यूशन जब आया इसके बाद सबसे बड़ा चेंज यही हुआ था कि जो एब्सोल्यूट रूलर था, यानी किंग का ही रूल होगा सब जगह, वो चीज खत्म हो गई थी। किंग की जो पावर है उसको लिमिट कर दिया गया था और राजा भी अब लॉज के अंडर आ गया था। नेक्स्ट, मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज की शुरुआत भी इसी के बाद हुई थी। पहली बार फ्रांस में अलग अलग प्रिंसिपल्स आए थे, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, यानी कानून सबको मानना होगा, राजा को भी मानना होगा। नेक्स्ट, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी अमीर, गरीब, क्लर्जी, नोबिलिटी, कानून के सामने सब बराबर है। सॉवरेनिटी ऑफ नेशन, यानी असली पावर जो है वो जनता के पास है, नेशन के पास है, राजा की पावर लिमिटेड है। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड डेमोक्रेसी। वोटिंग सिस्टम आ गया था पर रिस्ट्रिक्टेड था, सिर्फ प्रॉपर्टी ऑनिंग जो मेल मेंबर्स हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑनिंग मेल मेंबर्स मतलब जो भी मेल मेंबर 25 से अबव हैं और अपनी 3 दिन की सैलरी एज अ टैक्स पे कर सकते हैं, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। मतलब फुल डेमोक्रेसी नहीं थी, पर ये तो थोड़ी स्टार्टिंग ही तो थी ना, इतना भी इनफ था वहाँ के लोगों के लिए। फोर्थ है डिससेटिस्फेक्शन बढ़ना। क्या मतलब है इसका? कि वर्कर्स, पीजेंट्स और जो वुमेन्स हैं इनको वोटिंग के राइट्स अभी भी नहीं मिले थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इनइक्वालिटी अभी भी बनी हुई थी। इसी डिससेटिस्फेक्शन के बाद रेडिकल रिवॉल्यूशन और रिपब्लिक का रास्ता खोला गया। इस टॉपिक को हम कि डिससेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ा कैसे नहीं हम समझेंगे ब्रीफ में नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट देखो, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या कंक्लूजन था। जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रियल असल में देखा जाए तो एक मिडल पाथ था। इसने मोनार्की को पूरी तरीके से नहीं हटाया था, बल्कि उसे लिमिट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया था। यानी जो असली सॉवरेनिटी है, यानी जो रियल पावर है, अब नेशन और जनता के पास थी। राजा जो है वो सिर्फ एक सिंबल रह गया था। पर प्रॉब्लम ये भी थी कि राजा का जो जनता का भरोसा था ना राजा को लेके, वो टूट चुका था। इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह हैं जो ये भी अभी भी खत्म नहीं हुए थे। वर्कर्स, पीजेंट्स और वुमेन्स वोटिंग की राइट से ये बाहर थे, इसीलिए ये सिस्टम हमारा ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाया था। 1792 में मोनार्की को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया था और फ्रांस बना हमारा ऑफिशियली एक रिपब्लिक स्टेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल।